हेलो गाइस। तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं इसका नाम है जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। ये ड्राफ्टिंग का पहला चैप्टर है। ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस के लिए अलग से बना देंगे। अभी तो फ़िलहाल तो 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं सीएस प्रोफेशनल के, तो सोचा एक आध चैप्टर हम कवर कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले इस चैप्टर में अभी एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो पहला चैप्टर है ना, जुडिशियल एंड नेशनल वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, इसमें जो पहला टॉपिक ही उसी में क्वेश्चन बन जाता है और कई बार ये क्वेश्चन बना है कि जो डेलीगेशन क्या होती है। मतलब पार्लियामेंट जो है ना, वो डेलीगेशन क्यों करती है अपनी पावर्स की। लाइक हर चीज़ मिनिस्ट्री डायरेक्टली अपने आप से नहीं फॉलो करवाती, वो बॉडीज़ बना देती है उस चीज़ को फॉलो करवाने के लिए। जैसे कि सेबी बना हुआ है, वो सिक्योरिटीज़ लॉ को फॉलो करवाता है। ठीक है, एमसीए बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसने आरओसी बना रखे हैं, आरडी बना रखे हैं लॉ को फॉलो करवाने के लिए। तो ये डेलीगेशन पार्लियामेंट क्यों करती है, उसके रीजंस पूछेंगे। तो क्वेश्चन आएगा व्हाई डेलीगेशन इज़ नेसेसरी, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। या व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ मेकिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट, या तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। या क्वेश्चन आएगा व्हाई डेलीगेशन इज़ नेसेसरी, इज़ नेसेसरी, ये क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आएगा। तो ये जो पहला टॉपिक है ना, ये उसी का आंसर है। तो जैसे सबसे पहले डेलीगेशन क्यों करती है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट सिट्स ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, हाँ, ये मतलब इसकी मांग ये है कि लॉ मेकिंग बॉडी जो है ना हमेशा अवेलेबल रहे, लॉ मेकिंग बॉडी अवेलेबल ऑन टैप। ठीक है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहाँ पे हमें इंस्टेंटली जल्द से जल्द हमें एक न्यू लॉ चाहिए उस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो जो पार्लियामेंट जो है वो 2-3 सेशंस होते हैं उसके, मॉनसून सेशंस, इस टाइप से 2-3 सेशंस होते हैं, उसमें बैठती है पार्लियामेंट जिसमें लॉ बनाती है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है पार्लियामेंट डेलीगेशन करती है। ठीक है, क्योंकि स्पीडी और अप्रोप्रिएट एक्शन कई बार केसेस में रिक्वायर होता है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है उसका नेचर बहुत पॉलिटिकल होता है। सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है लॉ का, फिर वो क्या कहते हैं उसको डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में पास होता है। ठीक है, लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट की एसेंट आती है। ठीक है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो इसकी वजह से जो है पार्लियामेंट जो है वो एफिशिएंटली नहीं कर पा, मतलब इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाती। तो इस वजह से ये लॉ मेकिंग बॉडी चाहिए हमें। हम पेपर में कैसे लिखेंगे, पेपर में आप इतना देखना, पार्लियामेंट सिट्स ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वेयर एज मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर स्पीडी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, दिस इज़ वाई डेलीगेशन इज़ नेसेसरी। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है पार्लियामेंट का जो बिज़नेस है वो बल्क, जो पार्लियामेंट के जितने काम हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पार्लियामेंट जो है ना उसके पास टाइम नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल मैटर्स देखे, क्योंकि आप जानते हो हमारे देश में जो नेता वगैरह हैं जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, आधे से ज़्यादा पढ़े लिखे इतने हैं नहीं जो टेक्निकल मैटर्स को हैंडल कर पाए। अब लाइक कॉर्पोरेट से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, तो उसकी उन्हें इतनी नॉलेज अगर है नहीं तो वो उस चीज़ से रिलेटेड लॉ पे कैसे डिस्कस करेंगे, हर चीज़ नहीं कर पाएंगे ना, एकदम इंटरनल चीज़ें। तो उसकी वजह से जो है जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स है उसको कंसिडर नहीं कर पाती। वैसे भी पार्लियामेंट के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती सोसाइटी को जैसा लॉ चाहिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड नॉलेज ऑल्सो, बट यहाँ पे लैक ऑफ टाइम लिखा है, थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो डिवोटेड है पॉलिटिकल मैटर्स के लिए। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स के लिए। तो इसकी वजह से जो है डेलीगेशन नेसेसरी है। ठीक है, जो कुछ मैटर्स होते हैं जो टेक्निकल नेचर के होते हैं, टेक्निकल नेचर के वो एक्सपर्ट्स के थ्रू हैंडल हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ बनाई जाती हैं जो उस चीज़ को हैंडल करें। तो यहाँ पे हमें डेलीगेशन चाहिए। ठीक है, तो हमारे देश के लीडर्स हैं वो बेस्ट पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, पर दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन वेरियस स्पेयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, वो पॉलिटिशियन एक्सपर्ट हो सकते हैं, हर चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा मतलब अब अगला पॉइंट आता है कि अब लॉ के अंदर क्या होता है कि कौन सा ऐसा प्रोविज़न डाला जाता है, कौन सा ऐसा क्लॉज डाला जाता है जिससे डेलीगेशन हो जाती है। एक क्लॉज होता है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्लॉज।
ठीक है। ये एम्पावर करता है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए इस्टेब्लिश की जाती है, सेबी या फिर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, वो क्या कहते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी, या फिर ये आरडी, आरओसी, कोई भी होते हैं, तो उनको जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दी जाती है कि लॉ के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी मतलब लॉ की स्पिरिट है उसको फॉलो करवाने के लिए वो अलग अलग चीज़ें कर सकें। ठीक है, सॉरी मैं गलत जगह मैंने अंडरलाइन किया था। एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दी जाती है कि वो डिफ़िकल्टीज़ लॉ की रिमूव कर सके। ठीक है, क्यों, कैसे, रूल्स बनाने के लिए, रूल बना के, रेगुलेशन बना के, इससे भी रेगुलेशन है हमारे पास। फिर कंपनी रूल्स हैं 2014। ठीक है, तो वो क्यों है, वो लॉ को सप्लीमेंट करते हैं ना, लॉ की जो स्पिरिट है उसको फॉलो अलग अलग तरीके से कैसे करवाएं, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो डेलीगेशन है वो किस लिए की जाती है कि लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, रिजिड ना हो जाए लॉ हम पूरी तरह से, इसलिए ताकि हमें कोई चीज़ चेंज करनी है तो हमेशा हमें पार्लियामेंट का सहारा ना लेना पड़े, हम रूल्स और रेगुलेशंस को नोटिफाई करके जो है अपने लॉ को मॉडिफाई कर सकें, हर चीज़ के लिए हमें पार्लियामेंट ना जाना पड़े। तो ये आप आंसर लिखोगे जब ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद अब ये जो डेलीगेशन है ना, हाँ, इसके लिए 2-3 केस लॉज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स को डेलीगेट करना ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट है कि नहीं है। तो इसका जो केस था वो ये था, वसंत लाल मगन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था द पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर इज़ नॉट प्रोहिबिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये था। ठीक है, तो आप ये केस लॉ मेंशन कर सकते हो, वसंत लाल मगन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, फिर एक ये केस था जस्टिन कृष्णा अय्यर, इन्होंने अरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन आर सो bafflingly intricate and bristle with details, urgencies, difficulties, and need for flexibility that our massive legislature may not get off to start if they must directly and comprehensively handle legislative business। तो कह क्या रहा है कि जो हमने बोला ना, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर स्पीडी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन, तो वो चीज़ जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं पा रही है। ठीक है, वो चीज़ कर नहीं पा रही है, लेकिन उसको करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग वो डेलीगेशन करते हैं पावर्स का। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है डेलीगेशन करते वक्त, डेलीगेशन को कैसे लिमिट करेंगे। ठीक है, लिमिट क्या करेंगे, एन ओवरबर्डन लेजिस्लेचर और वन कंट्रोल बाय ए पावरफुल एग्जीक्यूटिव में अनड्यूली। देखो क्या कह रहा है कि अगर हम किसी को डेलीगेशन कर देते हैं लेजिस्लेचर की पावर, तो वो क्या कर सकता है, वो अगर पॉलिसी वो मतलब अपनी जो लिमिट्स है उसको क्रॉस कर सकता है अगर पॉलिसीज़ ना बनी हो। ठीक है, पॉलिसीज़ अगर वेग और जनरल टर्म्स में हो, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड ना बनाया गया हो डेलीगेशन करते वक्त। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसको आर्बिट्रेरी पावर मिल जाएगी, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करने लगेगा। तो हमें उसमें एक लिमिट्स भी डालनी है कि वो डेलीगेट अगर पावर कर दी जाए तो वो किस हद तक उस पावर को यूज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ये जो डेलीगेशन है ये कितने तरीके के होते हैं। डेलीगेशन 2 तरीके के होते हैं, स्केलेटन डेलीगेशन और मशीनरी टाइप डेलीगेशन। स्केलेटन डेलीगेशन में क्या होता है कि जो हमारा स्टैट्यूट है ना, जो हमारा लॉ है, वो ब्रॉड प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करता है और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को वो एम्पावर करता है कि वो रूल्स बनाए ताकि लॉ जिस पर्पज़ के लिए बनाया हो वो पूरा हो सके। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948। ठीक है, कंपनीज एक्ट भी इसका एग्जांपल है क्योंकि रूल्स तो वहाँ पर बनाती है, MCA बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मशीनरी टाइप ऑफ लेजिस्लेशन क्या होता है कि जो पावर की डेलीगेशन होती है ना, उसका हम यूज़ कैसे करते हैं, फॉर्म्स को नोटिफाई करके, ठीक है, रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है ये बता के, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स बता के, ठीक है, हमें कौन सी चीज़ें पब्लिसाइज़ करनी होती है, मतलब डिस्क्लोजर्स देने हैं वो बता के। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमें बताता है ना कंपनीज एक्ट के अंदर ROC बताता है
या सेबी में हम जब IPO करने जाते हैं या LODR में रहते हैं तो हमें बहुत सारे डिस्क्लोजर्स बता देते हैं, तो ये उस टाइप की चीज़ है, ठीक है। फिर कहता है कि जब पावर आपको डेलीगेट की जाती है ना, तो हमें उसमें एक रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्लॉज है, जो हमने पहले भी अभी देखा था ये टर्म, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्लॉज। इसमें क्या होता है कि जो पावर मिलती है ना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में दूसरी बॉडी को, तो उसको ये बोला जाता है कि आप डिफ़िकल्टी हटाओगे, लेकिन इसका आप मिसयूज़ नहीं कर सकते। मिसयूज़ नहीं कैसे नहीं कर सकते? यू कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द लॉ, रन काउंटर टू इट और चेंज द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द एक्ट। दोबारा से, हम ट्रैवल बियॉन्ड नहीं कर सकते लॉ के, उसके काउंटर नहीं जा सकते, उसके एसेंशियल फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर थी। हाँ तो गाइज अब आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो है रिक्वायरमेंट्स आर मेड नेसेसरी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी अंडर द डिफरेंट स्टैट्यूट्स। तो यार इसमें जो है ना लैंग्वेज से शायद आपको ना समझ आए, पर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर डेलीगेटेड जो अथॉरिटी दी गई है, डेलीगेशन दिया गया है, तो हम उसको किस किस तरीके से इफेक्ट में ला सकते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से। सबसे पहला कि प्रायर कंसल्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड ग्रुप्स, यानी जो भी अब डेलीगेशन किया जा रहा है या नए रूल्स या रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, तो आप पहले जो है ना उनको नोटिफाई करने से पहले या एप्लीकेबल करने से पहले जो अफेक्टेड ग्रुप्स हैं, जो अफेक्टेड या जिनके भी इंटरेस्ट जो हैं वो अफेक्ट होने वाले हैं, हाँ उनसे पहले आप कंसल्ट कर लोगे, उनसे आप पहले क्या कर लोगे, कंसल्ट कर लोगे बिफोर द फॉर्मुलेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो अपने उनको कोई भी प्रॉब्लम्स जो हार्डशिप होने वाली है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन आने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली है, तो पहले तो उस चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है, अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले उनको बता दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को नोटिफाई करने से पहले उनसे कंसल्ट नहीं कर रहे हो, पर आप उसकी प्रायर पब्लिसिटी कर दे रहे हो, ठीक है, प्रायर पब्लिसिटी कर दे रहे हो, तो उनको पहले से रूल्स और रेगुलेशन जो नोटिफाई होने वाले हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। हाँ, फिर आपको भले पता ना हो कि वो अफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, पर अगर उनको लग रहा है कि हाँ उनके जो राइट्स हैं इफेक्ट हो रहे हैं या उनका कोई इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। दे कैन मेक रिप्रेजेंटेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द रूल मेकिंग अथॉरिटी। थर्ड पॉइंट है कि आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जब करते हैं, ठीक है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आप जो है ना कि ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आ रही है ये सरप्राइज़ की तरह ना आए, ठीक है। और अगर सरप्राइज़ की तरह आएंगे तो लोगों को पता नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, उनके ऊपर हार्डशिप आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर एक पर्सन को नहीं पता कि उसे कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, उसको वो चीज़ नहीं समझ आ रही, इंटरप्रेट नहीं कर पाया टाइमली, तो उसके हिसाब से अपने काम नहीं करेगा, तो उससे उसको दिक्कत आएगी। अगर लाइक कोई प्रोविज़न ऐसा आ गया जो एकदम से समझ नहीं आ रहा लोगों को, और उसकी वजह से लोगों का टैक्स बढ़ रहा है वो टैक्स लॉज के अंदर, तो वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगा ना कि मेरा टैक्स कम आए, तो वो हार्डशिप ले आएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है लेइंग। लेइंग में क्या कह रहा है, लेइंग में ये कह रहा है कि एक तरीका ये भी हो सकता है डेलीगेशन को करने का कि जो पार्लियामेंट है या जो लेजिस्लेचर है जो डेलीगेट कर रहा है पावर, वो स्क्रूटनी रखे। वो क्या रखे बच्चों, स्क्रूटनी रखे। स्क्रूटनी कैसे रख सकता है, एक तरीका इसमें लिखा हुआ है जो कि बोला है कि दिस इज थॉट टू बी प्रोवाइडेड बाई मेकिंग इट नेसेसरी दैट द रूल्स शैल बी लेड ऑन द टेबल। यहाँ पे टेबल का मतलब है पार्लियामेंट, ठीक है, इसका मतलब है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो है उसको मतलब लाया जाए, जब वो कोई रूल नोटिफाई किया जा रहा है, रेगुलेशन नोटिफाई किया जा रहा है, एटलीस्ट डिस्कशन के लिए उसको पार्लियामेंट में तो लाया जाए, ठीक है। और वो अगर सही रहता है तो उसको हम वैलिड कर देंगे आगे। अगला पॉइंट है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसको हम कंट्रोल किस किस तरीके से कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, प्रोसीजरल, पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल। कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, प्रोसीजरल, पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल। सबसे पहले आते हैं प्रोसीजरल पे, आराम से समझेंगे इस चीज़ को, ऐसे समझो। लाइक मान लो कि डेलीगेशन किया है पार्लियामेंट ने किसी बॉडी को कि आप जो है रूल्स बनाओ, रेगुलेशन बनाओ, फॉर्म्स को नोटिफाई करो, ठीक है, रिटर्न्स को कैसे फाइल करना है उसके प्रोसीजर आप बनाओ, सब कुछ करो, ठीक है। लेकिन अब जब आप कोई नया रूल या रेगुलेशन बना रहे हो तो एक देखो यहाँ लिखा है ना, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक सेकेंड गाइज मैंने सॉरी, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डेलीगेटिंग, कहाँ गया, हाँ, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डेलीगेटिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू अदर बॉडीज़
प्रोवाइड सर्टेन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद बाई विच अथॉरिटीज़ विल मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब आप कुछ प्रोसीजर बता दो उनको, जो भी बॉडीज़ है ना डेलीट किया जा रहा है जिसको पावर, उसको प्रोसीजर बता दो। जब भी आप कोई रूल्स या रेगुलेशन लाएंगे तो आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसको लाने के लिए, जिसमें हो सकता है कि आप पहले कंसल्टेशन कर लो इंटरेस्टेड बॉडीज़ से, या अपने रूल्स और रेगुलेशन का ड्राफ्ट जो है वो आप पब्लिश कर दो। ठीक है, किसी की ऑब्जेक्शन आ रही है उसको सुनो, कंसिडर करो उनकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये कर सकते हैं। अब इसमें ये मैंडेटरी भी हो सकती है, डायरेक्टरी भी हो सकती है। अगर वो चीज़ मैंडेटरी है, यानी ये जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी है और अथॉरिटी ने उसको फॉलो नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, जुडिशरी उसको इनवैलिड कर सकती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। और अगर वो डायरेक्टरी है, जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आर मेरली डायरेक्टरी नेचर, ठीक है, तो वो इनवैलिड नहीं होगा अगर फॉलो नहीं किया तो। ये दो तरीके से हैं मतलब किस तरीके का रूल या रेगुलेशन आ रहा है उसको क्लासीफाई करके आप जो है मैंडेटरी और डायरेक्टरी नेचर के ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स बना सकते हैं और उस हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो दूसरा कंट्रोल है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसमें आप यहाँ से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से कि सबसे पहले इंडिया के अंदर क्या होता है ना, कि हमेशा से ये क्वेश्चन है कि रूल मेकिंग पावर जो है जो डेलीगेट की जा रही है, तो उसको जो है आप कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, पार्लियामेंट में डिबेट रखी जाती है कि कोई भी जब डेलीगेशन किया जा रहा है तो उसके लिए पहले बिल आता है, क्योंकि डेलीगेट डायरेक्टली ऐसे बोल के नहीं हो जाता। पहले पार्लियामेंट में बिल होता है, बिल पेश होता है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर ये सब चीज़ें होती हैं, तो ऐसे नहीं हो जाता। तो जब पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिबेट जब होती है तो कई सारी चीज़ों पर डिबेट की जाती है कि सबसे पहले कि ये डेलीगेशन ज़रूरी क्यों है, नेसेसिटी ऑफ द डेलीगेशन, फिर क्या क्या कंटेंट्स और प्रोविजंस क्या हैं इस डेलीगेशन के अंदर। ठीक है, और जब ये डेलीगेशन जो है वो मतलब टेबल किया जाता है लोकसभा में, ठीक है, ये उस अकाउंटेंट मतलब उसके साथ क्या दिया जाता है, मेमोरेंडा ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसमें क्या बताया जाता है मेमोरेंडा के अंदर कि पर्पस क्या है डेलीगेशन का। ठीक है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ पर। ठीक है, रूल्स के अंदर कौन से पॉइंट कवर हैं। ठीक है, और जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ है जो डेलीगेशन को एक्सरसाइज करेगी, ठीक है, तो उसके उनके बारे में बताया जाता है। देन उसके बाद डेलीगेशन अब हो गया। डेलीगेशन अब हो गया तो अब जिसको डेलीगेट की गई है पावर, लेजिस्लेटिव पावर, तो वो जो है अब रूल्स रेगुलेशन तो बनाएगी ना। तो रूल्स रेगुलेशन बनाएगी ना, तो वहाँ पर एक पार्लियामेंट में कमेटी होती है, कमेटी ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, इसमें जो मेंबर ऑफ अपोजिशन है ना, हाँ, वो उसको उनमें से कोई एक होता है जो उसको प्रिसाइड करता है, इस कमेटी ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन को। ये एग्जामिन करता है जो रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज बन रहे हैं। ठीक है, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द और या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ तो नहीं है। ठीक है, तीसरा, इसमें टैक्स के रिलेटेड प्रोविजंस है कि नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद ये मतलब कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को जो है वो ख़त्म तो नहीं कर रहा। ठीक है, कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब लॉ आज बना है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आज 2022 चल रहा है, वो सॉरी 2024 चल रहा है, और हम कह रहे हैं कि 2020 से ये लॉ एप्लीकेबल होगा, पर बना आज है। मतलब पीछे भी अगर किसी ने कांड किए होंगे तो वो भी फंसेगा। तो इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो ये है कि ये है या फिर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके एक्सपेंडिचर इसमें क्या क्या होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या एक्सपेंडिचर्स के लिए इसके मतलब इस लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए कितना खर्चा होगा जो फंड से, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पहुंचता है पैसा। ठीक है, फिर उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया और पार्लियामेंट्री कंट्रोल में ना और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जो बहुत हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है ना, अब कोई रूल आ गया तो उसको हम मॉडिफाई रिपील भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन करने के बाद फिर रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही हो गया।
फिर अब थर्ड कंट्रोल है जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल में क्या होता है, जुडिशियल कंट्रोल 2 लेवल पर होता है। सबसे पहले लेवल होता है कि अगर आप जो भी रूल्स रेगुलेशन या बाय लॉज ऑर्डर्स जो भी दे रहे हो, वो जो है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो कि कोई रूल्स बना दिए गए, ठीक है, अब वो क्या आ रहा है, वो इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, तो वहाँ पर एक अल्ट्रा वायरस एक्टिवेट हो जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रह कर ही आप कोई रूल रेगुलेशन ऑर्डर बाय लॉज एक्ट कुछ भी बनाओगे तो आप उसके अंडर ही बनाओगे। अगर आप उसके बाहर जाते हो ना तो वो इनवैलिड हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, तो वाइड हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि अगर आप बना रहे हो, चलो मान लो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना रहे हो, पर किस एक्ट के अंदर बना रहे हो, आप उसके रन काउंटर टू इट, बोला था ना रन काउंटर टू, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। फिर एक्सेस वो दे हैव बीन मेड इन एक्सेस ऑफ द अथॉरिटी की डेलीगेटेड बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ने आपको जितनी डेलीगेटेड पावर डेलीगेट करके पावर दी है, आप उसके एक्सेस जा रहे हो तो भी वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ हमारी जो है ना ये पॉइंट्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं कि कंट्रोल ऑफ डेलीगेशन के, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि डेलीगेटेड पावर जो दी गई है रूल मेकिंग बॉडी बना के, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो ये 3 तरीके के कंट्रोल हैं, प्रोसीजरल, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप इतना इतना भी लिखोगे तो बहुत है। इस चैप्टर के मैं 2 पार्ट और लेके आऊँगा, तो उस अगले 2 पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है गाइज़। तो अभी हम अगले पार्ट में वेट करिएगा।